नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। स्टेट ऑफ नेशन की सीरीज है दोस्तों, और हम अपने विद्वान मेहमानों को आमंत्रित करते हैं बातचीत करने के लिए देश के हालात पर, या कुछ ऐसा जो विदेश में हो रहा है और भारत को प्रभावित कर रहा है। स्टेट ऑफ नेशन सीरीज में आज हमारे साथ जो हिंदुस्तान के डार्लिंग जाने पहचाने चेहरे हैं वो है धनंजय कुमार जी। धनंजय कुमार जी, स्वागत है आपका। अच्छा लगा आपका मुस्कुराता चेहरा देख के। लोग तो इंतजार करते हैं, और कई लोग तो न्यूज टाइम पे शिकायत कर रहे थे कि क्या धनंजय बाबू ने न्यूज टाइम को त्याग दिया है। मैंने कहा नहीं भाई, त्याग नहीं दिया है। दरअसल वो भी मसरूफ हो गए हैं और हम उनकी मसरूफियत की थोड़ी कदर करते हैं। उनके कदरदानों में हम भी हैं। तो मैंने कहा नहीं, बहुत जल्दी आएंगे और आपके सामने अपना पूर्ण रूप लेकर आएंगे। तो आज धनंजय कुमार जी हाजिर हैं हमारे सामने और स्टेट ऑफ नेशन के अंदर बात करने के लिए। धनंजय बाबू, अच्छा लग रहा है। थोड़ी वजह मेरी तबीयत भी हो गई थी। दर्शकों को बता दें कि हमारा गला खराब हो गया था। ये थ्रोट इन्फेक्शन बहुत हैवी हो गया था। हालांकि बुखार वगैरह नहीं था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी ठीक से। बहुत मेहनत से ठीक हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। और दर्शक मित्रों, ये कारण था कि मैं उनको जानबूझ के नहीं बुला रहा था ताकि उनके गले के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, क्योंकि मैं भी बुला लूंगा बाकियों की तरह तो स्ट्रेस और बढ़ेगा और जो चीज ठीक होनी है उसे ठीक होने में और विलंब हो जाएगा। धनंजय जी, बहुत कुछ हो रहा है। देश में तो 5 राज्यों के चुनाव हैं और विदेश में भी हमारी छवि इजराइल को लेके बहुत खराब हो रही है, जो हम आज उसके साथ खड़े हैं, जबकि अब सारी दुनिया धीरे 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 पैलेस्टाइन की ओर जा रही है। मुझे लगता है कि भारत जल्दबाजी तो वहां कर ही गया था, अब बदनामी तो हो गई है। अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी यूएई में नायान साहब को फोन करता है, कभी सऊदी में फोन करते हैं, कभी मिस्र में फोन करते हैं, कभी जॉर्डन फोन करते हैं। शायद ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, और 1 करोड़ भारतीय वहां काम करते हैं। ये बड़ी दिक्कत है। इसराइल में तो हमारा कोई काम करता नहीं आदमी। जो होंगे छोटे बड़े होंगे, 500, 1000, 2000 होंगे, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है 1 करोड़ की, वो तो गल्फ में काम करती है। वो तो सारे मुस्लिम कंट्री हैं। तो वहां से अगर इनकी नौकरी का पत्ता कट गया तो बहुत बड़ी फिक्र की बात है। और मोदी जी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम्स की भी नर्चर की है पिछले कुछ सालों में, जहां वो लगातार सऊदी अरेबिया, इजिप्ट या यूएई में जाते रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है एफटीए के साथ में, अपना यूएई के साथ में। तो बहुत कुछ स्टेक पे है वहां पर। और ग्लोबल विलेज में हम आज की डेट में किसी भी एक साइड में खड़ा होकर अपनी छवि को बर्बाद नहीं कर सकते। रही बात भारत की, तो भारत में 5 राज्यों के चुनाव में जो मोदी जी की तिलमिलाहट देखने को मिल रही है, बल्कि कल तो झोंक में आके कह बैठे कि मैं 5 सो कॉल्ड वर्षों तक फ्री अनाज दूंगा। भाई, 6-6 महीने की डेट बढ़ रही थी, 9 महीने की, 1 साल की डेट बढ़ रही थी कोरोना से, लेकिन फ्री अनाज तो भारत में कभी किसी ने नहीं दिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी वो प्रोविजन नहीं है। भाई, कुछ तो टोकन मनी देना पड़ेगा आपको, लेकिन शायद चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। दूसरी बात, ये 5, अपना क्या कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो जो अनाज है, ये इस बात का स्वीकृति है कि हाँ, 80 करोड़ लोग बहुत भूखे हैं, कुपोषित हैं, उनको खाने को रोटी नहीं है। तो मोदी की गारंटी है कि वो 5 सालों तक 80 करोड़ को फ्री अनाज देगा, ताकि वो मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। यानी कि एक किस्म से जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहा गया था कि 125 देशों में भारत का 111वां नंबर है भूखेपन में, हंगर में और कुपोषण में, उस पर मोदी जी ने खुद मोहर लगा दी है कि ये 80 करोड़ अगले 5 साल तक भूखे, नंगे, गरीब, बदहाल ऐसे ही रहेंगे और कुपोषित रहेंगे। ये भी एक राजनीति है। लोगों को गरीब रखा जाए, 5 किलो अनाज के ऊपर उनको आश्रित कर दिया जाए, और उनको जिंदगी में जो उनकी हसरतें हैं, कुछ करने की सपने हैं, उसको मार दिया जाए। पहले धनंजय बाबू आपके पास आते हैं। मोदी जी ने गारंटी दे दी है कि 5 साल तक 80 करोड़ गरीबी रहेंगे, गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। क्या गारंटी दी है? देश का प्रधानमंत्री क्या मंत्रणा लेके चल रहा है? इस पे क्या कहूं, गर्व करूं या लज्जा करूं? देखिए, जो मोदी जी के भक्त हैं वो तो गर्व कर रहे हैं कि मोदी जी ने क्या कमाल काम किया है। अब एक मैं बात करूं कि ये जो है किस देश से मेरे क्या संबंध है। मुस्लिम देश से हमारे इसलिए संबंध है, फलाना देश से हमारे इसलिए संबंध है। ये जो बात आती है, ये तो बात आती है लाभ हानि देख करके। आप जो है बिजनेसमैन की भाषा बोल रहे हैं।
लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जिसकी गांधी की बात करते रहे, जिसको नेहरू ने सरकार में स्थापित किया, सिस्टम में या हमारे स्टेट में स्थापित किया, वो ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। ये बेसिक है हमारे होने का, मनुष्य के होने और नहीं होने का एक ही लाइन का डेफिनेशन है कि आप मनुष्य हैं या नहीं है। ये इससे पता कर सकते हैं कि आपके लिए परहित और परपीड़ा आप किस पक्ष में खड़े हैं। बस यही एक इंसान की पहचान है, इससे इतर कोई पहचान नहीं, बाकी सब ढकोसला। तो अब जब इजराइल की आपने बात की और फिलिस्तीन की बात की, हम सब जानते हैं कि फिलिस्तीन क्या था और इजराइल कब बना। इस पे 1948 में गांधी जी ने भी बात की थी। 1977 में उन्हीं की बात को, उन्हीं के विचार को जब विदेश मंत्री थे मोरारजी भाई देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी दोहराई थी इस बात को। अगर मोदी जी को नहीं पता तो वो देख लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, यार मोदी जी ने एक जो संसार गढ़ा है, एक संसार बनाया है, या आरएसएस, मोदी जी को भी मैं उतना दोष नहीं देता हूँ। मोदी जी अपने आप में कुछ नहीं, वो सब आरएसएस है, और आरएसएस का एक जो है रूप है वो मोदी के तौर पे दिखाई पड़ता है। ये जो आरएसएस है वो क्या है? एक हमारे यहाँ जो है कहा जाता है अक्ल बड़ी या भैंस। तो जवाब सवाल जब पूछा है किसी लड़के से कि बोला अक्ल बड़ी की भैंस, तो उसने जवाब दिया कि देख के बताऊं या सोच के। तो जी। देख के बताएंगे तो भैंस बड़ी हो जाएगी, सोच के बताएंगे तो अक्ल बड़ी होगी। तो ये जो सोच है वो डेवलप कैसे होती है? वो सोच डेवलप होता है, अंतर्दृष्टि डेवलप होती है आपके मानवीय गुण धर्म से। आप कितने मनुष्य हैं? हर व्यक्ति के अंदर जो है गुण और अवगुण है। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, इसीलिए तो कहा था कृष्ण के बारे में, कहा गया है, और जो सूरदास जी ने लिखा था, यानी मेरे मन के मेरे भीतर अवगुण है, उसका ध्यान मत देना, मेरे भीतर जो गुण है उसको पहचानना। और समझदार इंसान उसी को कहता है जो किसी के भीतर के गुण को पहचानता है और उसको आत्मसात करता है। और अगर उसके अवगुण है तो अवगुण उसको बता देता है कि भाई ये आपके अवगुण है, इसको देखो ठीक करो। मित्रता इसी को कहते हैं। मैं आपके कुछ अवगुण हैं तो मैं बतला दूं, आप मेरे अवगुण बतला दो, ताकि उसको अगर ठीक कर सके तो बड़ी अच्छी बात है। यही है मित्रता। मोदी जी ने तमाम मानदंड को, या आरएसएस ने उन तमाम मानदंड को तोड़ दिया, झुटला दिया। या आरएसएस जैसे दुनिया में जितने संगठन जो धर्म के नाम पर जो संगठन बने हुए हैं, जो जाति के नाम पर संगठन बने हैं, वो तमाम संगठन मानवीयता को कलंकित करने के लिए, चाहे इस्लाम में कोई खड़ा कर दिया हो, वो चाहे क्रिश्चियनिटी में किसी ने खड़ा कर दिया हो, चाहे सिखिज्म में खड़ा कर दिया हो, या हिंदुइज्म में खड़ा कर दिया हो, जिसने भी खड़ा किया है वो मानवीयता के नाम पे कलंक है, धर्म के नाम पर भी कलंक है। वो धर्म की रक्षा करने वाले लोग नहीं है, धर्म को विस्तार देने वाले लोग नहीं है। धर्म जो है वो परहित है, परहित सर इस धर्म नहीं भाई। तो जो दूसरे से नफरत करना सिखाए, इजराइल कर क्या रहा है? इजराइल के साथ अमेरिका क्यों खड़ा है, और अमेरिका के साथ हम क्यों खड़े हैं? भारत क्यों खड़ा है? भारत ने हमेशा एक नीति रखी कि हम मानवीयता के साथ खड़े रहेंगे, जहां न्याय होगा हम खड़े हो जाएंगे, हम पक्षधर नहीं होंगे अमानवीयता के, युद्ध के पक्षधर हम नहीं है। हमारे लिए इसीलिए जैन भी, महावीर जैन भी हुए हमारे पास, इसीलिए जो है वो महात्मा बुद्ध भी हुए, और हमारे पास इसीलिए महात्मा गांधी को भी वो सम्मान मिला। वो हिंसा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन कुछ लोग पिछले कुछ समय से वो कह रहे हैं कि हिंसा भी धर्म है, और वो बोलते हैं कि श्लोक जो अधूरा है, पूरा श्लोक ये है। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पता नहीं कैसा वक्त आया कि भारत के अंदर भी और विदेशों में भी तीन चीजें हैं, तीन पॉइंट्स हैं: घृणा, हिंसा और नरसंहार। इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसको स्वीकृति मिल गई है, और बहुत बड़े वर्ग के द्वारा दुनिया में है, छोटे वर्ग के द्वारा नहीं है। यह खतरनाक संकेत है कि एक इतना बड़ा वर्ग नरसंहार के ऊपर, हिंसा पे, घृणा के ऊपर सेलिब्रेशन कर रहा है साहब, मौज मना रहा है, और डेमोक्रेसी की दुहाई मुखौटा पहन के वो एक देखा जाए तो जो विभत्स रूप है इंसान का, उसको स्वीकृति दे रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये खतरनाक देखिए, संकेत है।
की बात कर रहा हूं। ये जो है वो असंवेदनशीलता है कि हमारी संवेदनशीलता मुझ तक सीमित है, ये असंवेदनशीलता है। और असंवेदनशीलता की वजह से ही पूंजीवाद को अच्छा नहीं कहा गया। पूंजीवाद है क्या? पूंजीवाद ये है कि दूसरे की जेब के पैसे निकाल के अपनी जेब में रख ले, यही पूंजीवाद है। दूसरा मरता है तो मरे, वो हमारे लिए भोगता है, हमारे लिए वो हमारा सामान खरीदो, पैसे दो, घर जाओ। ये जो उपभोक्तावाद है, ये जो पूंजीवाद है, ये मानवता के खिलाफ है। मानवता के खिलाफ इस तरह से मैं व्यापार को खराब नहीं बोल रहा हूँ, व्यापार अच्छी बात है, लेकिन व्यापार में ईमानदारी है। और ये जो पूंजीवाद खड़ा होता है वो नफरत पे खड़ा होता है। वो कहता है कि ये जो है गड़बड़ है। जैसे जब मनमोहन सिंह ने ये अधिकार दिया, राइट टू ट्रेड का अधिकार दिया, तो लेबर एक्ट कमजोर पड़े उससे। राइट टू ट्रेड है, लेकिन राइट टू जो दूसरे मौलिक अधिकार हैं उसका क्या? जो मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं, आपने लगा तो रखा है कि जो है हम ये कंपटीशन कमीशन है और हम मोनोपोली नहीं होने देंगे, लेकिन क्या ऐसा है? आप दो लोगों में अगर बांट देते हो चीजों को, और नेहरू इस बात को जानते थे। आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, आप जानते हैं उन चीजों को। नेहरू इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने मिक्स इकोनॉमी खड़ी की। क्योंकि व्यक्ति के भीतर अवगुण है, वो चाहता है कि मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, मैं सबसे पूंजीपति बन जाऊं। लेकिन एक स्टेट पूंजीपति नहीं होता है, स्टेट वेलफेयर के लिए जाना जाता है। इसलिए सरकार जब बीएसएनएल लगाती है, तो सरकार वहां भी लगाती है जहां पे उपभोक्ता कम संख्या में। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो वहीं अपनी सेवा देती है जहां ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। दुर्भाग्य की बात है, मोदी जी को मैं नहीं मानता हूँ, विचारक है नहीं। कपड़े से उनकी पहचान है, कपड़ों से पहचानिए। मोदी जी की बातों पे कोई समझदार व्यक्ति भरोसा नहीं कर सकता, उस पर चल नहीं सकता। मैं एक बात नहीं सुनता हूँ तो वो निकाल देता हूँ। जैसे हमारे घर के बगल में कोई अलबलाता रहता है, कुछ बोलता रहता है, वैसे ही मोदी जी की बातों को समझता हूँ। उससे ज्यादा उनकी बातों को कभी मैंने अहमियत नहीं दी। शुरुआत में जब आए थे तो मुझे लगा था कि वाकई, जब वो मंत्री नहीं बने थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जब वो महामंत्री हुआ करते थे, तब उनकी बातों को कई बार मैंने सुना था और लगता था कि ये आदमी दीनहीन अवस्था में है और ये आम आदमी की बात करता है, यार बड़े अच्छा आदमी। लेकिन जब वो आदमी मुख्यमंत्री बना, जब वो आदमी प्रधानमंत्री बना, तो एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया, एकदम विपरीत हो गया, दिन से रात में वो बदल गया। मैं किसी आदमी से घृणा नहीं करता, लेकिन मैं आदमी को इग्नोर करता हूँ या उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं इग्नोर तो कर सकता हूँ, घृणा नहीं करूंगा आपसे, लेकिन इग्नोर करूंगा। मैं इग्नोर करता हूँ उनको, इसलिए मैं बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करता। अब बात आती है कि आप जो हालांकि मैं मनमोहन सिंह को भी इसमें कसूरवार हल्का मानता हूं। कई लोग हमसे नाराज हो जाते हैं इस बात से कि आप मनमोहन सिंह की पॉलिसी को नहीं समझते। मैं किसी की पॉलिसी को नहीं समझता हूं, मैं एक ही पॉलिसी को समझता हूं। वो पॉलिसी है कि आपके इस कदम से जो सबसे कमजोर व्यक्ति है वो लाभान्वित हुआ या नहीं हुआ, उसको लाभ मिला या नहीं मिला। गांधी ने इतनी अच्छी लाइन हमें दी, इससे बड़ा कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, इससे बड़ा कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं है, इससे बड़ा कोई मानव धर्म नहीं, कि आपके कदम से जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको लाभ मिला या नुकसान मिला, यही आपके काम करने का सबसे मूल धर्म। क्या मोदी जी ने उस धर्म का पालन किया? आप ठीक है, आप राइट टू फूड दिया। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हर आदमी को रोजगार की गारंटी दी कि हर आदमी को रोजगार मिले। लेकिन ये जो खुली छूट दी कारपोरेट कंपनियों को, उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है भारत जैसे देश को। अमेरिका को तो बड़ा लाभ हुआ, चीन को तो बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि ये चीन और अमेरिका साम्राज्यवादी सोच के है। वो दूसरों को कब्जा करके, गुलाम बना करके, उनके खून चूस करके खुद को मजबूत करने वाले लोग हैं। अपने देश के लिए बड़ा बड़ा महान काम करते हैं अमेरिका के लोग, यूरोपियन कंट्रीज के लोग आमतौर पर जो बात करते हैं, लेकिन वो दूसरों का खून चूसते हैं। भारत की नीति, भारत की संस्कृति कभी ये नहीं रही कि दूसरों का चूस करके हम मजबूत हो जाए। भारत की संस्कृति है हम आधी रोटी खाएंगे, जितना है वो आधा आप ले लो, आधा हम ले लो। यही भारतीय की संस्कृति। क्या इस संस्कृति को आरएसएस मानता है? नहीं मानता। तो आरएसएस भारत की संस्कृति का हो ही नहीं सकता, वो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। और मैं कई बार बोलता हूं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता है मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं आरएसएस में हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि इसका दिमाग का ताला जो है वो किसने लगा दिया है और चाबी फेंक दिया बाहर, और इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर ही नहीं सकते आप। जिसे आप जो है लोहा को सोना नहीं बना सकते ना,
कुछ भी कर दो, उस पर परत चढ़ा दो, परत निकल जाएगा, सोना गायब, फिर लोहा हो जाएगा। वही है इनकी दशा, इनकी, और ये दुर्दशा है, मैं इसको दशा नहीं मानता। मनुष्य होने का मतलब होता है कि आपके भीतर परिवर्तन हो। इसलिए गांधी जब कहते हैं कि मुझे जब आपको समझना हो तो जो मैंने पहले बोला था उसको छोड़ दीजिए, जो मैंने सबसे लेटेस्ट बोला है वही मेरा विचार है। यही मनुष्य है, यही प्रगति है, यही समय है। अगर इसको आप नहीं पहचानते हो, वही लेकर के बैठे हुए मुसलमान जो है इस देश को तोड़ दिए, जाहिल हो आप। जी।